देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनने के बाद आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उस रात 23 साल की एक मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थीं। शायद आप समझ गए होंगे मैं निर्भया केस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक इस केस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एकमात्र जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आखिर कहाँ है, किस हाल में है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मकसद वीडियो पर लाइक्स और व्यूज पाना नहीं है, बस मैं आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना चाहता हूं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की मैं ये वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। ये 3 बहन भाई थे, लेकिन ये अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। निर्भया के माता पिता ने बिना भेदभाव के तीनों बच्चों को एक साथ एक ही जगह पढ़ाया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी और वो अपने परिवार की सारी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे की पढ़ाई जारी करते हुए निर्भया मेडिकल लाइन में जाने का फैसला लेती है। बात 16 दिसंबर 2012 की है, जब निर्भया अपने दोस्त अवनिंद्र पांडे के साथ एक मूवी देखने का प्लान बनाती है। अवनिंद्र पांडे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले थे। उन दिनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी और वो फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। इस वजह से निर्भया ने उस मूवी को देखने का प्लान किया। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों सिनेमा हॉल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि सारी सीटें बुक हो चुकी थीं, क्योंकि वो फिल्म बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। इस वजह से वहाँ पर पहले से ही भीड़ थी। फिर ये दोनों तलाश मूवी देखने की बजाय दूसरी मूवी लाइफ ऑफ पाई देखने का फैसला करते हैं और वो मूवी इवनिंग शो में थी। दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी देखने के बाद अब ये दोनों अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो और बस बहुत कम चल रहे थे। अब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद इन्हें एक ऑटो वाला मिलता है। अब इनसे ऑटो वाला पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो इन्होंने बताया था कि हमें द्वारका जाना है। लेकिन वो ऑटो वाला इन दोनों से द्वारका तक जाने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि मैं आपको मुनेर का बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा, वहाँ से आप बस पकड़कर द्वारका तक जा सकते हो। तो इन दोनों को ये बात समझ में आ जाती है और ये दोनों ऑटो में बैठकर मुनेर का बस स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों लोग बस स्टैंड पर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ भी सन्नाटा था। वहाँ ना तो कोई बस आई और ना ही कोई ऑटो वाला। अब ये दोनों लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार करते करते रात के 9:30 बज जाते हैं। फिर उसी वक्त काले शीशों वाली सफ़ेद कलर की बस वहाँ पर आती है और उस बस में से एक आदमी झांक कर इन दोनों से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो ये दोनों बताते हैं कि हमें द्वारका जाना है। तो वो आदमी उनसे बोलता है कि ये बस भी द्वारका जा रही है, आप आ सकते हैं। फिर ये दोनों उस बस में जैसे ही घुसते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें 3 स्टाफ के लोग थे और 3 सवारी और बैठी हुई थी। अब ये देखकर इन लोगों की हिम्मत बन जाती है और ये जाकर बस में बैठ जाते हैं। जैसे ही ये लोग बस में बैठते हैं, फिर वो बस वाला इनसे टिकट के लिए बोलता है कि लाओ पैसे दो। फिर ये दोनों किराए के 10-10 रुपये भी दे देते हैं। अब निर्भया के दोस्त ने उस आदमी को किराए के पैसे तो दे दिए थे, लेकिन उसने टिकट मांगा कि हमें टिकट दो। टिकट मांगने पर ही उस आदमी ने निर्भया के दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और उसे गालियाँ गलौच करने लगा उसके साथ। लेकिन वो दोनों उस आदमी की इस बदतमीजी को देखकर ये समझ जाते हैं कि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। इस वजह से वो उसका कोई भी विरोध नहीं करते हैं। अब निर्भया और उसका दोस्त दोनों ही अपनी सीट पर शांत होकर बैठ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन का आने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका इंतज़ार ही रह जाएगा। लेकिन उसी वक्त उस बस के ड्राइवर ने उस बस को राइट रूट से हटाकर रॉन्ग रूट पर डाल दिया था। ये सब देखने के बाद निर्भया का दोस्त उस बस वाले से ये पूछता है कि आप ये बस किस रूट से होकर ले जा रहे हो, हमें जल्दी पहुंचना है। जिन तीनों को निर्भया और उसके दोस्त पैसेंजर समझ रहे थे, वो तीनों उन्हीं के मिले हुए आदमी थे और वो पांचों उससे कहते हैं
कि तुम दोनों इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो और ये लड़की कौन है और कौन हो तुम दोनों, कहाँ रहते हो। ये सारे सवाल करते हुए वो बदतमीजी से पेश आने लगते हैं और गाली गलौज देने लगते हैं। फिर उसे टॉर्चर करते हैं कि इस लड़की को हमें यूज करना है, क्या तू हमारी हेल्प कर सकता है, इस तरह से सवाल करते हैं। फिर उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। फिर वो उन सब से बहस करने लगता है, लेकिन बेचारा अकेला था, वो कर भी क्या सकता था। अब इसी बीच जब वो उनका विरोध करता है तो वो उसके साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं और उसे लातों घूंसों से मारते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़का बस में यूज होने वाली लोहे की एक मोटी सी रॉड लेकर आता है और निर्भया के दोस्त के सर में दे मारता है, जिसकी वजह से निर्भया का दोस्त पूरी तरह से बेहोश होकर बस के फर्श पर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। अब वो लोग देखते हैं कि उसका दोस्त बेहोश हो गया है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। फिर वो सभी निर्भया को खींचते हुए घसीटते हुए उस बेचारी को बस की पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ से जो भी निर्भया के साथ होता है उसे मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल कांप उठता है। बस चलती रहती है और वो दरिंदे निर्भया के साथ दरिंदगी को अंजाम देते रहते हैं और ये सिलसिला 2 से 3 घंटे तक चलता है। इसी बीच बस के बराबर से ना जाने कितनी सारी पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती हैं और बस भी खुद ना जाने कितने थानों के सामने से गुजरती है, लेकिन कोई भी उस बस को रोकता नहीं है। और बारी बारी से वो 6 के 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं। उस वक्त निर्भया अकेली पड़ जाती है क्योंकि उसका दोस्त तो बेहोशी की हालत में सीटों के नीचे पड़ा था। उन 5-6 दरिंदों के साथ निर्भया को अकेले लड़ना संभव तो नहीं था, लेकिन बेचारी हिम्मत करके उन 6 का मुकाबला करती है और उनसे लड़ती रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि 6 में से 3 को निर्भया ने काट कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन बेचारी अपने उस प्रयास में नाकाम रही। जब उन दरिंदों का मन भर जाता है तो वो निर्भया को बस के नीचे कुचल कर एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि इसका दोस्त अगर जिंदा बच गया तो ये गवाही देकर हमें फंसवा देगा। तो पहले वो उसके दोस्त को मारने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर उसी लोहे की रॉड से उनमें से एक आदमी निर्भया के दोस्त के सर में जोर से फिर रॉड मारता है, जिससे कि वो मर जाए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब वो उसके दोस्त को ये सोच लेते हैं कि ये तो मर गया रॉड लगने के बाद। अब वो उन दोनों को चलती हुई बस से उन दोनों के कपड़े निकाल कर नीचे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उन लोगों को ये लगता है कि अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत बची हुई सांस भी होगी तो ये फेंकने के बाद वैसे मर जाएंगे। उन दरिंदों ने निर्भया के साथ इतनी बर्बरता की थी कि इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उसकी एक आंख बाहर निकल चुकी थी और बेतहासा ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था। और तो और उसके शरीर के अंदर एक लोहे की रॉड डाली गई थी। डॉक्टरों ने निर्भया की इतनी नाजुक स्थिति देखी तो उन्होंने उसका इलाज तुरंत ही बिना देर किए शुरू कर दिया और उसकी स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही थी कि उसके लिए वेंटिलेटर की सपोर्ट लेनी पड़ी। कुछ ही घंटों बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के थ्रू दुनिया में और देश में पूरी तरह से फैल जाती है। और जब लोगों को निर्भया के साथ हुई दरिंदगी का पता चलता है और वो इस कहानी को सुनते हैं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो रोड पर उतरकर प्रशासन और सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैल जाती है और पूरा देश उस निर्भया के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था निर्भया की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक उसकी 5 सर्जरी करनी पड़ी थी। लाख कोशिशें करने के बाद भी निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। फिर 21 सितंबर को भारत सरकार ने देश के 5 मोस्ट टॉप डॉक्टर्स की टीम का गठन किया और उन्हें बुलाकर सरकारी खर्चे पर निर्भया का बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करने का आदेश दिया। फिर वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उसकी बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया और यहाँ तक कि उसके शरीर में इन्फेक्शन बुरी तरह से फैलने लगा। और इधर सभी लोग गुस्से में आकर रोड पर निर्भया के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे और उधर डॉक्टर्स
जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। उस वक्त पीएम मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने 26 दिसंबर 2012 को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें फैसला लिया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। फिर इसी के बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू की जाती है और 27 दिसंबर को वहाँ पर उसे लेकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उसकी हालत और ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। वो लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उसी बीच भारत को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है कि निर्भया ने 29 दिसंबर 2012 को सुबह के 4:45 पर दुनिया छोड़ दी है। फिर उसके बाद निर्भया की डेड बॉडी को भारत लाया जाता है। उसके बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच उसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर पुलिस निर्भया का जो दोस्त था उसका ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल में चल रहा था उसे वहाँ से निकालने के बाद किसी गुप्त हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलाया जाता है, क्योंकि इस घटना का सिर्फ वही एक गवाह बचा था। तो इस तरह से सब कुछ चल रहा था और उधर ग्राउंड लेवल पर पुलिस बहुत ज़्यादा कड़ी मशक्क़त कर रही थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर जनता का और सरकार का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि जल्द से जल्द उन सभी आरोपियों को पकड़कर सज़ा दी जाए। तो ये सब कुछ चल रहा था। उस रूट के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि उस टाइम पर 2012 में इतने सीसीटीवी कैमरे थे नहीं, 1-2 लगे हुए थे, उन्हें खंगालना शुरू करती है, उन्हें देखना शुरू करती है तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो बस मिल जाती है और उस बस के मिलने के बाद उस बस का जो नंबर होता है उसके थ्रू उस बस का जो ड्राइवर था वहाँ तक पुलिस पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस के हाथ ये बस का ड्राइवर लग जाता है तो पुलिस बचे हुए 5 आरोपियों को भी इसके थ्रू पकड़ लेती है। जब उन्हें पकड़ के लाया जाता है तो उनकी पहचान कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो बस का ड्राइवर था उसका नाम राम सिंह था। इसकी एज लगभग 30 साल के आसपास बताई गई थी और इसका एक भाई था मुकेश, उसकी एज 26 साल थी। और जो इस केस का तीसरा आरोपी था उसका नाम था दिनेश शर्मा, उसकी एज 20 साल के आसपास थी। और जो इस केस का चौथा आरोपी था उसका नाम था पवन गुप्ता, इसकी एज 19 साल थी और ये फल बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इन दोनों को जो गिरफ्तार किया गया था वो यूपी और बिहार से किया गया था। इसके अलावा इस केस का जो 5वां आरोपी था उसकी पहचान अक्षय ठाकुर नाम से हुई थी, उसकी एज 26 साल थी। और इस केस का जो छठा आरोपी था उसकी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि आरोपी तो मिल गया था लेकिन उसकी पहचान को प्रशासन ने मतलब प्राइवेसी के तौर पर हाइड कर रखा था, क्योंकि नाबालिग था वो। इस वजह से उसकी जो प्राइवेसी थी, उसकी जो पहचान थी, उसे सबके सामने लाना एक कानूनी तौर पर सही नहीं था, क्योंकि हमारे जो भारत का कानून है वो ये मानता है कि अगर कोई नाबालिग कोई भी किसी भी तरह कांड कर देता है तो वो कांड नहीं माना जाता है। उसे बस बाल सुधार के लिए जो बाल कारागार होता है उसमें डाल दिया जाता है कुछ साल की सज़ा के लिए, ताकि वो सुधर सके, लेकिन उसे फांसी वगैरह कुछ ऐसी सज़ाएं नहीं होती हैं। तो इसके अनुसार इस तरह से ये 6 के 6 आरोपी पकड़ लिए जाते हैं। फिर इन 6 आरोपियों को आइडेंटिफिकेशन के लिए लाया जाता है और इनकी पहचान कराने के लिए जो निर्भया का दोस्त था उसे बुलाया जाता है और वो इन 6 के 6 आरोपियों को पहचान लेता है। फिर इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। इधर निर्भया केस की सुनवाई चल रही थी और उधर 11 मार्च 2013 को इन मुख्य 6 आरोपियों में से एक, जिसका नाम राम सिंह था, वो तिहाड़ जेल के अंदर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि जब वो सुनता है कि हमें फांसी होने वाली है और पुलिस हमारे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएगी और हमें मारेगी, और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उसका दिल कांप उठता है, वो डर जाता है। डर की वजह से वो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। इस तरह से एक आरोपी को तो उसकी सज़ा इस तरह से मिल जाती है। अब बचे 5 आरोपी। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग आरोपी को जुबिलियन जस्टिस कोर्ट द्वारा मात्र 3 साल की सज़ा के तौर पर सुधार गृह में डाल दिया जाता है। इसके बाद बाकी बचे 4 आरोपियों पर बलात्कार और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है। उसके बाद फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इन चारों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इस सज़ा को सुनने के बाद ये आरोपी अपनी सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पर अपील करते हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट निचली अदालतों का फैसला सही मानते हुए
इनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखने के लिए बोल देती है और इनकी अपील को खारिज कर देती है। उसके बाद ये चारों आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पर अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी 5 मई 2017 को आदेश करती है कि इनकी सज़ा को बरकरार रखा जाए, इन्हें फांसी से हटकर और कोई सज़ा नहीं दी जाएगी और इनकी अपील वहाँ भी खारिज हो जाती है। फिर ये अपने एक के बाद एक विकल्प इस्तेमाल करते रहते हैं अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन इन्हें कहीं भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और वहाँ पर फिर अपील करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी साफ इनकार कर दिया और उनकी इस अपील को खारिज कर दिया और बोला सज़ा जो कोर्ट ने सुना दी वही होगी। फिर इस प्रकार ये हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं और अपने फांसी वाले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। फिर इन चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। फिर 6 बजे डॉक्टर्स की टीम आती है और इन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार निर्भया के इन 6 के 6 अपराधियों को सज़ा मिली। अब बात करते हैं उस नाबालिग अपराधी की, आखिर उसका क्या हुआ, कहाँ है, उसका नाम क्या है और उसका चेहरा आज तक हम लोगों के सामने क्यों नहीं आया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसे सिर्फ 3 साल की सज़ा हुई थी और उसे सुधार गृह में डाल दिया गया था। उसके बाद उसे 3 साल बाद रिहा करने के बाद उसे एक नया नाम दिया गया और उसे यहाँ से अपने नॉर्थ से बहुत दूर भेज दिया। बताया जा रहा है कि वो साउथ में कहीं पर जॉब कर रहा है और सरकार ने उसे 10,000 रुपये दिए थे और उसे एक सिलाई मशीन दी थी ताकि वो कुछ काम सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना नया जीवन शुरू कर सके। अगर आप सरकार के शब्दों में बोलें तो ये मानो कि सरकार ने उसे पूरी तरह से सहायता प्रदान की थी। कुछ लोग ये बताते हैं कि उसे आवास भी दिया था रहने के लिए और उसे नई पहचान और एक नया नाम देकर उसे एक नई ज़िंदगी सरकार ने दी थी। तो इस तरह से उस छठे आरोपी के बारे में ये सारी रिपोर्टें मिली हैं। तो दोस्तों ये था निर्भया के हत्याकांड की कहानी का पूरा सच जो मैंने आज आपके सामने रखा। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस को लेकर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं वेट करूँगा आपके क्वेश्चन का, आपके ओपिनियन का। आज मैं आपसे लाइक के लिए और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।